आज हमारे साथ है आशीष मोदानी। आशीष एक चार्टर्ड अकाउंटेंट और एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर है। उनकी फर्म SLA फाइनेंशियल सॉल्यूशंस इंडिया की टॉप 5 फर्म्स में से एक है। उन्हें कई बार बेस्ट फाइनेंशियल एडवाइजर के लिए CNBC और वेल्थ फोरम से कई अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। उनके आर्टिकल्स टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक टाइम्स और ऐसे कई फेमस न्यूज़पेपर्स में भी पब्लिश होते हैं। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस आशीष। आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि जब भी हम कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम ये आशा रखते हैं या ये एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि उस इन्वेस्टमेंट से हमें कोई मुनाफा या कोई रिटर्न मिले। पर जब भी हम एजुकेशन एज एन इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो उस इन्वेस्टमेंट पर कोई रिटर्न या मुनाफा हमें तुरंत नहीं दिखता। आपकी इस पे क्या राय है? रोजमिन जी, एजुकेशन बेस्ट इन्वेस्टमेंट होता है और हम जितना आज जो भी दुनिया आज जितनी आगे बढ़ रही है वो इसीलिए है कि हम एजुकेटेड हैं। तो अगर हम एजुकेटेड नहीं होते तो शायद हमारे और जानवरों में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता। तो एजुकेशन तो एक नींव है जिसकी वजह से शायद दुनिया आगे बढ़ती है। जहां तक आपने रिटर्न की बात करी है, देखिए एक चीज होती है रिटर्न इमीडिएटली कई बार दिखता है और चीजें, और इसमें कुछ में इन्वेस्टमेंट में रिटर्न कई बार बाद में दिखता है। अब जैसे अगर केले की खेती करते हैं तो वो तो केले का पौधा जो है वो 6 महीने में जाके केला दे देता है, और लेकिन अगर हम एक आम की खेती करते हैं तो उसको 20 साल लग जाते हैं। पर जो आम की खेती करते हैं वो जो किसान होते हैं वो बहुत अमीर होते हैं। तो आप आम के बीज बोते हैं, उसके बाद वो छोटा पौधा होता है, उसको 15-20 साल तक हमें उसको रेगुलरली सींचना पड़ता है और ध्यान देना पड़ता है, खाद देनी पड़ती है, और उसके बाद वो जो 15-20 साल बाद आम का छोटा सा बीज जो है वो एक बड़ा पेड़ बन के आ जाता है। तो सालों साल वो कई जनरेशन तक वो आम देता रहता है, और आम की जो खेती करते हैं वो बहुत बड़े किसान जो है बहुत अमीर हो जाते हैं। तो एजुकेशन को हमारा जब बच्चा पैदा होता है उसके बाद उसके 18 साल तक उसको एजुकेशन की उसको सींचना है, उसके बाद उसकी हायर एजुकेशन का ध्यान देना है, और ऑब्वियसली वो रिटर्न इमीडिएटली तो आएंगे नहीं, पर अगर वो लेकिन रिटर्न कहीं ना कहीं उसमें जुड़ते जा रहे हैं और कंपाउंड होते जा रहे हैं। और जब बच्चा 23-24-25 साल का हो जाता है तो वो जब अच्छा एजुकेटेड होता है तो वो ना केवल अपना बल्कि पूरे परिवार को उठा देता है। तो हमें एजुकेशन को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरह समझना चाहिए जहाँ इमीडिएट रिटर्न तो नहीं आएंगे। देखिए कई बार ऐसा भी देखने में आता है कि माँ बाप जो होते हैं वो बच्चों पे थोप देते हैं कि तुम्हें शायद इंजीनियरिंग पढ़नी है, ये पढ़ना है, या कुछ करना है, या केवल एक डिग्री ले लो जी, ग्रेजुएट हो जाओ, वो कर लो। देखिए पहली बात तो ये समझना जरूरी है कि बच्चे का इंटरेस्ट किसमें है। वो एक आर्टिस्ट है, वो सोशल लाइन में जाना चाहता है, उसका इंजीनियरिंग दिमाग है, उसका रुपए पैसों में फाइनेंस में दिमाग लगता है, उसका कहाँ दिमाग लगता है। बात सिर्फ एक डिग्री लेने की नहीं है, बात एक जिंदगी बनाने की है। तो हमें ये समझना है कि बच्चों को ऑप्शन दिए जाए, उनको खुलकर पूछा जाए कि वो कहाँ इंटरेस्टेड है। केवल एक डिग्री लेके मालूम पड़ा कि उसको उसमें इंटरेस्ट ही नहीं रहा, वो नहीं ले। और डिग्री तो देखिए आज जो एजुकेशन है, कहना तो नहीं चाहिए लेकिन ये कहीं ना कहीं बिजनेस बन चुका है। तो डिग्री तो बिक भी जाती है। आज वो डिग्री लेके हम कितने MBAs को अनएम्प्लॉयड देखते हैं, वो बैठे हुए, उनको कुछ काम नहीं है। इट्स नॉट अबाउट डिग्री, इट्स अबाउट स्किल सेट, कि क्या उस बच्चे का एप्टीट्यूड भी है उस चीज में। मालूम पड़ा कि हमने जैसे कहते हैं ना कि बंदर को तैरने के लिए और मछली को पेड़ पे चढ़ने के लिए बोल दिया कि वहां उस लेवल पे उसका टेस्ट कर रहे हैं, वो शायद फेल हो जाएंगे। बच्चों को अपनी सोच डेवलप करनी चाहिए, उसमें उनको मदद, माँ बाप को मदद करनी चाहिए कि बच्चा इंटरेस्टेड किसमें है। पढ़ाई से ज्यादा वो रटी रटाई विद्या से ज्यादा उसके स्किल सेट पे फोकस करे। और आने वाला समय जो है हमें बच्चों को प्रिपेयर ये नहीं करना कि तुम्हें हर क्वेश्चन के आंसर आने चाहिए। हमें प्रिपेयर करना है कि तुम्हें कोई भी क्वेश्चन दिया जाए, तुम्हारे में वो हिम्मत होनी चाहिए कि तुम दुनिया को फेस कर सको। तो आने वाला 21वीं सदी जो है वो बहुत अलग है। वो इंफॉर्मेशन एज नहीं है, वो नॉलेज एज है, विजडम एज है। वहां पे इंफॉर्मेशन की वो तो गूगल पे बहुत मिल जाएगी। हमें शायद बच्चों को अलग लेवल के लिए प्रिपेयर करना जरूरी है आज की तारीख। तो आशीष, आज की ये जो परिस्थिति है, आपके हिसाब से इसका एजुकेशन पर आज और आने वाले समय में क्या असर दिखाई देगा? देखिए शायद ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं उस एजुकेशन की कॉस्ट को लेकर चल रहा है। तो कोविड जो वर्ल्ड ओवर कोविड जो सिचुएशन ला रहा है वो ये कि कहीं ना कहीं पूरी की पूरी दुनिया 20 से 30% तक खर्चे कम करेगी। उसको हम टेक्निकल भाषा में डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस कहते हैं, जो कि हमारी जो इच्छाएं होती है वो शायद वो डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस 20 to 30% तक कहीं ना कहीं कम हो जाएंगे। तो
ऐसा लगता है कि एजुकेशन कॉस्ट भी ओवर पीरियड टाइम, क्योंकि लोगों की इनकम 20-30% जो समझ में आ रहा है वो कम हो जाएगी, तो एजुकेशन की जो कॉस्ट भी है इन लाइन विद द ओवरऑल इनकम ऑफ द पीपल, वो भी शायद 20-30% एजुकेशन कॉस्ट कम होनी चाहिए। पर समझने वाली बात एक और ये है कि एजुकेशन की जो इन्फ्लेशन की दर है, जो कि एजुकेशन की कॉस्ट को बढ़ाती है, वो नॉर्मल इन्फ्लेशन से थोड़ी ज्यादा है। देखिए एजुकेशन आज जो एजुकेशन दी जा रही है, मैं हायर एजुकेशन की बात कर लूं, तो वो शायद 15 साल पहले हमने कभी सोची नहीं थी, और जो 15 साल बाद जो एजुकेशन दी जाएगी बच्चों को, वो आज हम शायद विजुअलाइज नहीं कर पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। तो एजुकेशन जो है दिन ब दिन बदलता जा रहा है, और जो चीज बदलती जा रही है उसकी कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन जो है वो कॉस्टिंग जो है ज्यादा होती है। तो एजुकेशन डेफिनेटली थोड़ी कंपेयर टू अदर चीजों से थोड़ी सी महंगी रहेगी, लेकिन खैर वो बहुत जरूरी भी है। आपके हिसाब से इस परिस्थिति में हमें अपनी इनकम यानी कि आवक और हमारे खर्चे किस तरीके से प्लान करने चाहिए ताकि हम एजुकेशन के लिए सेव कर सके? देखिए इनकम कम होगी, वो सभी की इनकम कम होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं सबके थोड़े खर्चे भी कम होंगे। जिसको मैं पहले देखिए, खर्चे दो हिस्सों में बटे होते हैं, एक होती है इच्छाएं, एक होती है जरूरतें। तो मेरा मानना है कि पूरी दुनिया जो है वो अपनी इच्छाओं पे थोड़ा कम खर्चेगी। घर में खाना खाना एक इच्छा है, अब घर में खाना खाना एक जरूरत है, पर आपको बाहर जाके किसी होटल में खाना खाना वो एक इच्छा है। तो कहीं ना कहीं जो इच्छाओं वाले खर्चे हैं, जिसे हम वांट्स कहते हैं, वो कहीं ना कहीं खर्चे कम होंगे। देखिए अब इसको अगर हम बच्चों के तहत समझने की कोशिश करें, तो बच्चों की पढ़ाई पे खर्चा करना हमारी जरूरत है, और बच्चों की शादी पे खर्चा करना हमारी इच्छा है। तो हमें अपनी इच्छाओं को कहीं ना कहीं कंट्रोल करना पड़ेगा, इच्छाओं पे जो खर्चे करते हैं वो कहीं ना कहीं कंट्रोल करना पड़ेगा, ताकि हम अपनी आज की और आने वाली जरूरतों पे खर्चा कर पाए। प्रॉब्लम ये हो जाती है जब हम अपनी जरूरतों के अलावा इच्छाओं पे भी खर्च करने लग जाते हैं, तो फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट चालू हो जाता है। तब हमें लगता है हमारी इनकम कम हो गई है, खर्चे कम नहीं हो रहे हैं। नहीं, इनकम कम हो गई है तो पूरी दुनिया अपने खर्चे भी कम करेगी। बोलने देंगे एक जरूरत के खर्चे तो कम नहीं होंगे, घर में तो इंसान खाना खाएगा ही, लेकिन वो अपनी इच्छाओं वाले खर्चे की, बाहर जाके खाना खा रहा है, एक ही जगह दो तीन कई बार पैन आते हैं, शॉपिंग ज्यादा कर लेते हैं, वो सब चीजें जो है कहीं ना कहीं हमें कंट्रोल करना पड़ेगा, ताकि हम जो रेलेवेंट खर्चे हैं, जो कि जरूरत वाले खर्चे हैं, हम उनको अपनी पूरी तरह हम लोग निभा पाए। आज की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए हमें भविष्य के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए आज क्या तैयारी करनी चाहिए? हमें ये समझना है कि हमारी एक्चुअली लड़ाई किस चीज से है। आज की तारीख में लड़ाई, मैं ये कहूंगा, हम जिस आने वाले परिस्थिति में जा रहे हैं, जिस सभ्यता में जा रहे हैं, वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ड्राइव होगा। बहुत एंट्री लेवल जॉब जो है वो तो कहीं ना कहीं रोबोट खा चुका है, वो कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खा चुकी है। तो जो आने वाले समय के जो जॉब होंगे वो वही होंगे जो कि एक इंटेलिजेंट जॉब होंगे। अब कई आपने देखा होगा, व्हाट्सएप पे कई बार आता है, हॉस्पिटल में एक रोबोट जाके जो है वो डॉक्टर को, पेशेंट को जाके दवाई दे रहा है, टेम्परेचर चेक कर रहा है। तो शायद अगर एक नर्स का, एक कंपाउंडर की जरूरत है, वो खत्म होगी। वो एंट्री लेवल जॉब जो थे कहीं ना कहीं वो टेक्नोलॉजी खा रही है। तो हमें हमारे बच्चों को आने वाले सिचुएशन, आने वाली जो परिस्थिति है उसके लिए काबिल बनाना पड़ेगा। तो स्कूल एजुकेशन तो एक बेसिक एजुकेशन होती है जो आपको सिखाती है, और उसके अलावा जो स्किल सेट होता है, जो आने वाले 21वीं सदी के लिए जो हमें एक स्किल सेट चाहिए, वो एक हायर एजुकेशन दे पाएगी। और हायर एजुकेशन कंपैरेटिवली स्कूल एजुकेशन से थोड़ी महंगी होती है, क्योंकि स्पेशलाइज होती है। तो हमें उस पर रेलेवेंट खर्चा भी करना पड़ेगा, क्योंकि हमें अपने बच्चों को आने वाली परिस्थितियों के लिए बहुत एजुकेट करना पड़ेगा, जुझारू बनाना पड़ेगा। नहीं तो कल को उनको तकलीफ आएगी, वो काबिल नहीं रह पाएंगे दुनिया को फेस करने के लिए, और कहीं वो पीछे न रह जाएं। देखिए, जैसे मैंने वो खेती का एग्जांपल दिया था कि आम का पेड़ तो बहुत बाद में आता है, लेकिन आम को बीज को डालने के बाद पौधे का उसको ध्यान रखना, सींचना, उसकी रेगुलरली खाद वाद डालना, ये सब जरूरी है। इसी तरह हमें हमारे अगर बच्चों की एजुकेशन के लिए पैसे बचाने, देखिए पैसे बचाने बहुत जरूरी है, और पैसे बचाने के सही तरीके भी समझने में बहुत जरूरी है। तो जैसे ही अगर हमारे कोई बच्चा पैदा होता है, हमारे घर में बच्चे छोटे होते हैं, हमें उनकी एक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग कर देनी चाहिए। देखिए, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, आज की तारीख में एजुकेशन सभी के लिए उतनी जरूरी है। वो दोनों ही बराबर के हैं, उन दोनों में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट ने जैसे लड़कियों की एजुकेशन के लिए, खासकर उनकी वेलबींग के लिए, गवर्नमेंट ने एक सुकन्या करके एक स्कीम चालू करी है, जिसमें कि आप उसमें पैसा जोड़ सकते हैं, और उसमें गवर्नमेंट एक अच्छा खासा ब्याज दे रही है, जो कि नॉर्मल किसी भी बैंक फिक्स डिपॉजिट से ज्यादा ब्याज मिलता है। और उस पर गवर्नमेंट ने छूट भी दे रखी है।
जिसको जिसको इनकम टैक्स की 80C के अंतर्गत उन्होंने गवर्नमेंट ने छूट भी दे रखी है। तो वो एक चीज है। मेरा मानना है कि आप उसका पीपीएफ अकाउंट जरूर खोलें, ताकि जब जैसे ही वो पैदा हो आप धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पैसा उसमें रेगुलरली बचा पाए। देखिए एजुकेशन कॉस्ट जो एक तो एजुकेशन कॉस्ट जो सामने हमें बच्चों की स्कूल फीस दिखती है, हम अपने इनकम से पूरा कर देते हैं उसकी, लेकिन एक कुछ जो फीस होती है वो हमें दिखती नहीं होती है, जो हायर एजुकेशन कॉस्ट, तो उसके लिए तो पैसे जोड़ने पड़ते हैं। जो चीज करनी चाहिए, जैसे मैंने कहा सुकन्या समृद्धि अकाउंट अब ले ले, या हम पीपीएफ का अकाउंट खोल ले, ये करना चाहिए। और जो हम म्यूचुअल फंड के तहत जैसे बच्चों के नाम पे सिप भी चालू कर सकते हैं, ताकि उसमें 1000, 2000, 500 हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़ते जाएं। और अगर हम लंबे समय के लिए कर रहे हैं तो जो सिप इन्वेस्टमेंट है उसको हम इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में चालू कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक चीज जरूर बताना चाहूंगा कि क्या हमें नहीं करना चाहिए। हमें वो एक इंश्योरेंस, जो एक इंश्योरेंस में एक इन्वेस्टमेंट होता है, जहाँ पे कई तरह के बच्चों की पॉलिसी आती है, जिसको कई बार मनी बैक पॉलिसी, वो हमें नहीं लेना चाहिए। मैं एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर, फाइनेंशियल प्लानर में यही समझाता हूँ कि इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड इंश्योरेंस हमें नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा कारगर सिद्ध नहीं होती है। वो कई बार मनी बैक पॉलिसीज आती है, वो दिखने में बहुत अच्छी लगती है, पर वो लेना नहीं चाहिए। बेटर होगा कि हम अपने बच्चों के लिए पीपीएफ, सुकन्या और म्यूचुअल फंड की तरह कुछ इन्वेस्टमेंट में करके बच्चों के लिए पैसे जोड़ें। और मैं यहाँ जरूर बताना चाहूंगा कि जो ब्रेड अर्नर होता है, जो कि कमाई का, जिसपे कमाई डिपेंडेंट होती है परिवार की, वो अपनी एक इंश्योरेंस भी लेके रखे, जिसे हम टर्म इंश्योरेंस कहते हैं, ताकि खुदा ना खास्ता कोई बात हो जाए, उनके कोई घर में कोई अनहोनी हो जाए, उसके कोई अनहोनी हो जाए, तो ऐसा ना हो कि बच्चे के लिए एजुकेशन की व्यवस्था ना कर पाए। तो उसके लिए एक जो इंश्योरेंस होती है वो होती है टर्म इंश्योरेंस। तो टर्म इंश्योरेंस के साथ एक प्रॉपर इन्वेस्टमेंट करके हम आज और कल दोनों को सुरक्षित रख सकते हैं। देखिए, एक इन्वेस्टमेंट करने का अपना एक तरीका होता है। अमूमन जब लोग हम देखते हैं कि वो इन्वेस्टमेंट को प्रॉपर मैनेज नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते, वो इसलिए होता है कि इन्वेस्टमेंट को हम शायद प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, इसमें उसमें उसमें। मैं कहूंगा इन्वेस्टमेंट को एक बकेटिंग की तरह करनी चाहिए। आप जैसे अलमारी में हम कपड़े जमाते हैं कि उसमें इस खांचे में ये है, उस खांचे में ये पैसा, ये सामान है, इस खांचे में ये सामान है, ताकि जब जरूरत पड़े हम आराम से चीजें निकाल पाए। तो जैसे किचन में हम कुछ सामान जमाते हैं अलग अलग डब्बों में, भाई ये दाल का डब्बा है, ये चीनी का डब्बा है, अलग अलग रखते हैं ताकि वो निकालने में आसानी हो। इसी तरह इन्वेस्टमेंट को बकेटिंग करनी चाहिए। हमें जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो रेगुलरली, तो जैसे आप हर महीने अपने बिजली का बिल पे करते हैं, अपने आने जाने का, टेलीफोन पे, मोबाइल पे पैसे पे करते हैं, इसी तरह हमें अपने आने वाले खर्चों के लिए हर महीने कुछ ना कुछ जुगत बतानी पड़ेगी। एक छोटा डब्बा, एक इन्वेस्टमेंट मान लीजिए, उसमें मुझे हर महीने 500,000 रुपए अपने बच्चे की एजुकेशन डालना है, ये मुझे अपने बुढ़ापे के लिए डालना है, ऐसे करना है। इस तरह से इन्वेस्टमेंट करते हैं, इसको हम बकेटिंग इन्वेस्टमेंट कहते हैं। उससे कहीं ना कहीं एक अच्छी समझ पैदा होती है कि इन्वेस्टमेंट का एक्चुअली कर क्यों रहे हैं। अमूमन लोग जो इन्वेस्टमेंट में कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कौन सा प्रोडक्ट वो लो। बकेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि कैसे हमें इन्वेस्टमेंट बकेटिंग करके हमें करना चाहिए, अलग अलग जगह, अलग अलग खांचों में। इन्वेस्टमेंट को एक ही जगह डाल दिया, फिर होता है मोस्ट ऑफ द टाइम जो निवेशक होता है कंफ्यूज हो जाता है, मुझे पैसे निकालने कहां से हैं। वो डालते समय तो डालते रहते हैं, पर निकालने के समय उनको बहुत तकलीफ हो जाती है। इसीलिए वो बकेटिंग का जो एस्पेक्ट है वो बहुत कारगर सिद्ध होता है कि आपने अलग अलग खांचों में इन्वेस्टमेंट अलग अलग नाम से डाल दिए, बच्चों के लिए अलग करा है, बुढ़ापे के लिए अलग। एक जो चीज मैं जरूर बोलना चाहूंगा, ऐसा भी ना हो इन्वेस्टमेंट केवल बच्चों के लिए कर दिया और अपने बुढ़ापे की चिंता नहीं करिए। आई थिंक वो बहुत बड़ी गलती है। बच्चों के लिए अगर एजुकेशन पे हम डेफिनेटली सेव करें, पर अगर उसके साथ साथ हम अपने बुढ़ापे की भी चिंता करें, वो बहुत बहुत क्रिटिकल एस्पेक्ट है। दुनिया भर में कोविड का एजुकेशन पर क्या असर है? कई ऐसे बच्चे हैं जो अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए अब्रॉड जाना चाहते हैं। क्या आपको ऐसे लगता है कि उन्हें अपने प्लान्स चेंज या डीले कर देने चाहिए? और देखिए, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है कि आज भी बाहर के देशों में जो हायर एजुकेशन का जो स्तर है वो इंडिया से बहुत अच्छा है। ये बड़ी दुख की बात है, लेकिन ये रियलिटी भी है कहीं ना कहीं। तो अगर कोई बच्चे बाहर पढ़ना चाहते हैं, मैं अपनी सिस्टर की बात बताता हूँ, तो वो भी, उसने भी यूएसए में न्यूयॉर्क से उसने अपनी हायर एजुकेशन करी है। और अगर मैं अफोर्ड भी कर सकता था तो भी मैंने उसके लिए थोड़ा एजुकेशन लोन लिया है, ताकि मैं उनको पैसों का एहसास दिला सकूं। तो एजुकेशन लोन अवेलेबल होते हैं। अगर वो
बिल्ड वो एजुकेशन लोन माँ बाप ले सकते हैं। अगर वो अफोर्ड कर सकते हैं तो भी मैं कहूंगा कि बच्चों को फाइनेंशियल एजुकेशन देने के लिए, बच्चों को पैसों की महत्वता दिखाने के लिए, सिखाने के लिए आपको लोन लेना चाहिए, ताकि बच्चों को एहसास हो कि कोई भी चीज फ्री में नहीं आती है और माँ बाप को एक्चुअली बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और अगर हम अफोर्ड नहीं कर पाए तो डेफिनेटली एजुकेशन लोन हमारे लिए वैसे भी बहुत कारगर सिद्ध होता है। तो एजुकेशन लोन लिया जा सकता है, जिसके बाद हम लेने के हम हायर एजुकेशन के लिए बाहर जा सकते हैं। देखिए, डिपेंड करता है कि वो बाहर जाना चाहते हैं, इंडिया पढ़ना चाहते हैं। ऐसा नहीं है, इंडिया में ऑप्शन बहुत नहीं है आज की तारीख में। इंडिया में अच्छे ऑप्शन आ गए हैं, मैनेजमेंट के अच्छी स्कूल है, IIT है, अच्छी बड़ी संस्था है जहाँ पे बच्चे अपनी हायर एजुकेशन ले सकते हैं। लेकिन कुछ एक एजुकेशन अब आज भी ऐसी है जो शायद बाहर के देशों में वो ज्यादा अच्छी है। तो उसके लिए अगर बच्चों को बाहर जाना तो बाहर भी जा सकते हैं, और इंडिया और बाहर दोनों जगह ऑप्शन अवेलेबल है। डिपेंड करता है कि बच्चों का एजुकेशन क्या करना चाहते हैं। जहां तक बात आती है कि कोविड के सिचुएशन में बच्चों को बाहर भेजा नहीं जाए करे, देखिए हम लोग बहुत ही अनसर्टेन एनवायरनमेंट में है। ये समय बताएगा, 2-3 महीने बाद बताएगा कि यूएस में, लंदन में आज की तारीख में सिचुएशन कैसी है। वैसे जो एजुकेशन की बात हो रही है, कई बच्चे जो यूएस में थे, कनाडा में थे, लंदन में, तो वो इंडिया आ चुके हैं और उनके आज भी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है। तो मेरा ये मानना होगा कि जब तक ये सिचुएशन थोड़ी सेटल ना हो जाए तब तक शायद अपने बच्चों को बाहर ना भेजे, क्योंकि आज अपने साथ में तो एटलीस्ट हम ध्यान रख सकते कोई बात का। अगर वो विदेश चले गए, जो भी लोग अटके हुए, उनको बहुत दिक्कत हो जाती है कि कैसे बच्चों को लाया जाए। तो उसके लिए ये बेटर ये रहेगा कि एक बार कोविड जो भी कोरोना का जो इम्पैक्ट है थोड़ा कम हो जाए, चीजें सेटल हो जाए। मीनवाइल जब तक एजुकेशन है, वो चाहे वो लंदन की एजुकेशन इंस्टीट्यूट हो या वो यूएस की हो, कनाडा की हो, वो वहां से आज भी ऑनलाइन क्लासेस करके बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो मेरे मानने में तो जब तक कोविड की सिचुएशन सेटल ना हो जाए, हम अपने को बच्चों को ना बाहर भेजें। थैंक यू वेरी मच आशीष। मैं आशा करती हूँ कि अब हमें इस पर काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी और शायद काफ़ी सारे सवाल भी होंगे। अगर एजुकेशन की फाइनेंशियल प्लानिंग को लेकर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो इस पर हमारा एक वेबिनार 23 मई को होगा, जिसमें हमारे पैनलिस्ट आपके सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। आइए अभी हम एक फिल्म देखते हैं जो इन्वेस्टमेंट इन क्वालिटी एजुकेशन के कॉन्सेप्ट को बहुत ही ब्यूटीफुली दर्शाती है। खदीजा, खदीजा, अरे आ रही हूँ। आलिया, ये लो अपना टिफिन रखो, फिर से भूल जाती ना। मम्मी, मेरे को याद था, मैं तो बस आपका टेस्ट ले रही थी। अच्छा, बदमाश। और आपको क्या हुआ? ये लीजिए आपका टिफिन। क्या हुआ? अरे रोज सुबह भूल जाता हूँ। टैक्सी की चाबी कहाँ गई? और रोज सुबह मैं आपको याद दिलाती हूँ, वही है टीवी पे, देखिए। आप भी मेरा टेस्ट ले रहे हैं ना? दोनों बाप बेटी बिल्कुल एक जैसे, लग कर। चलो, लेट हो रहा है, जल्दी करो। चलो, जूते पहन लो। याली मम्मी। मौला हाले मदद बेटा। चलो, मैं भी निकलता हूँ। हाँ, अच्छा सुनो। हाँ, बोलो। वो बात ये है कि आलिया के स्कूल में ना पिकनिक है। हाँ। और पिकनिक पर जाने के लिए उसको 1000 रुपए देने होंगे स्कूल में। अच्छा, इंशाल्लाह शाम तक आके दे देता हूँ। या अली मदद। मौला अली मदद। चलो पापा। मेरी स्कूल में पेंटिंग कंपटीशन थी। लुक एट माय पेंटिंग। अरे वाह, बहुत अच्छी पेंटिंग है। पेंटिंग ऐसी भी होती है, मुझे तो पता ही नहीं था। ये कौन सा कलर है? ये है सायन। ये कौन सा है कलर है? ये वाला है मजेंटा। ये वाला इंडिगो। कौन आ गया स्कूल से? देखो, टच करो। याली मदद अंकल। अली मदद बेटा। अमान, हाउ स्कूल टुडे? इट वाज गुड डैडा। आप दोनों ना
आज जोया घर पे। अरे वाह, ये शेक्सपियर का मतलब अमन पढ़ रहा है। जोया की बुक है। अच्छा, आज ये जोया यहाँ कैसे? उसके पापा बिजनेस ट्रिप से आउट ऑफ टाउन गए हुए हैं। अलीशा बिजी थी, शाम में आएगी इसे पिक करने के लिए। क्या है खाने में? हेलो, कहाँ हो गई? नहीं कुछ नहीं। अच्छा, अमन का बर्थडे आ रहा है, तो आपने सोचा इसे क्या गिफ्ट दोगे? हाँ, जो चाहिए दे देंगे। iPhone 4 चाहिए था ना उसको। आजकल ना क्वालिटी एजुकेशन और बेटर स्कूल्स का इम्पोर्टेंस बढ़ता जा रहा है। अगर अमन को गिफ्ट देना है तो उसका स्कूल चेंज करो। तुम्हारा ये गिफ्ट ना उसका फ्यूचर चेंज कर सकता है। वाह, मटन है आज। तुम्हें पता है जोया की क्लास में ना सिर्फ 35 स्टूडेंट्स होते हैं। सोचो कितना पर्सनल अटेंशन मिलता होगा सबको। फिर से मूड खराब मत किया करो यार। स्कूल तो स्कूल होता है यार। मुझे तो सब स्कूल एक जैसे लगते हैं। लगते हैं लेकिन होते नहीं हैं। खाने के टाइम पे ना ये सब बातें मत किया करो, नहीं तो मैं ऑफिस में ही खा के आया करूंगा। हाय लैला। अलीशा, हाय। थैंक यू सो मच यार इसका आज पूरे दिन ध्यान रखने के लिए। थैंक यू बोलकर ना फॉर्मेलिटी मत करो, ठीक है? आओ अंदर आओ ना। ए मौला अली मदद, बहुत बिजी हो गई हो आजकल। पूछ मत यार। जोया को ना जब से डायमंड जुबली आईसीएसई स्कूल में शिफ्ट किया है ना, मुझे लगता है रोज मैं ही कुछ ना कुछ नया सीखती हूँ। देख, तू भी तो अमन को शिफ्ट कराने वाली थी ना, उसका क्या हुआ? आई नो यार, लेकिन अजीज कहाँ समझते हैं। कितनी बार समझाती हूँ लेकिन उन्हें ना एसएससी बोर्ड और नेशनल करिकुलम बोर्ड में कोई डिफरेंस ही नहीं लगता है। लगता है सारे स्कूल्स एक जैसे होते हैं। एक जैसे कैसे होते हैं बता? मतलब यू मस्ट एक्सप्लेन दिस टू हिम। दोनों में इतना डिफरेंस है जितना कि मगिंग अप और एक्चुअल लर्निंग विद अंडरस्टैंडिंग में होता है। क्या तुझे पता है यहाँ पे इतना क्रिएटिवली रिवीजन भी जब कराते हैं ना, तो ऐसा कि बच्चा कभी चाहे तो भी भूल नहीं सकता। इवन सच डिफिकल्ट टॉपिक्स आई टेल यू। अब नेक्स्ट वीक में इन लोगों का पूरी स्कूल का थिएट्रिकल परफॉर्मेंस है। Yeah, exactly. Yeah, it's so fascinating. All students, just imagine. And theatre is the best medium for self-confidence. I mean, the way I'm actually seeing that difference in Zoya. At the stroke of midnight, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. Good. Thank you. They were brilliant. पता है ऐसी स्कूल्स में ना बच्चों का जो सेल्फ डेवलपमेंट होता है ना, इतनी आसानी से हो जाता है कि तुझे और मुझे तो इस बात का पता भी नहीं चलेगा। आई नो, तू सही कह रही है और मुझे भी ये बात पता है, लेकिन अजीज मैं एक बार फिर से इनसे बात करने की कोशिश करूंगी। प्लीज बात कर, यू मस्ट टॉक टू हिम। हाँ, और मुझे लगता है अब मुझे चलना चाहिए बिकॉज ये मैडम को नींद आ रही है। आई थिंक वो थोड़ी थक भी गई है Yeah. पूरा दिन खेल के। चलो ये अली मदद। कोई अली मदद। चले पिकनिक। अरे सुनिए, ये न्यूज़पेपर वाला ना आज गलत पेपर दे गया गलती से। अरे नहीं, बिल्कुल सही न्यूज़पेपर देके गया है। उसे मैंने ही कहा था कि आज से इंग्लिश न्यूज़पेपर देके जाए। अरे हमारी आलिया आज से हमें इंग्लिश में न्यूज़ पढ़ के सुनाएगी। क्यों आलिया, पढ़ के सुनाओ जरा। Study India 6th most vulnerable to climate extreme. तुमको अच्छे से स्कूल में पढ़ाते नहीं है क्या? ये क्या शब्द बोला आपने, क्या वल, उसका क्या मीनिंग है? मुझे नहीं पता पापा। नहीं पता मतलब? स्कूल में ठीक से पढ़ती नहीं हो? हाँ, अच्छे से पढ़ती हूँ। क्या खाक पढ़ती हो? कैसा स्कूल है ये? देखो, सोचते हैं कि इतना खर्चा कर रहे हैं, अच्छे से इंग्लिश बोलेगी, समझेगी, पढ़ेगी। सॉरी पापा। क्या सॉरी?
तुम्हारी टीचर जब इंग्लिश में कोई सवाल करती है तुम इस तरह से हिंदी में जवाब देती हो? पापा पर टीचर तो इंग्लिश में बात ही नहीं करती। तुम्हारी टीचर इंग्लिश नहीं बोलती? नहीं पापा। तो वो तो इंग्लिश मीडियम स्कूल है। बताओ। और तुम्हारे फ्रेंड्स? पापा हम सब हिंदी में बात करते हैं, कोई इंग्लिश में बात ही नहीं करता। चल खाना खाओ। क्या सोच रहे हो? ये कैसे इंग्लिश मीडियम स्कूल है खदीजा? ऐसे कैसे भविष्य बनेगा अपने आलिया का? अमन की स्कूल बस आ गई? वो तो कब का चला भी गया। अच्छा ठीक है, चलो मैं भी निकलता हूँ। जी टिफिन ले दो यार। कल अलीशा ना जोया के स्कूल के बारे में बता रही थी। लैला तुम फिर से शुरू मत हो जाओ प्लीज। हमारे बच्चे का स्कूल अच्छा है, वो बताया तुमको, सब स्कूल एक जैसे होते हैं यार। कितना भी समझाती तुम समझते ही नहीं हो। लिसन, सारे स्कूल्स एक जैसे नहीं होते हैं, वो सब लगते हैं सेम, समझो। कैसा अलग है? बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं इन स्कूल्स के लिए। सबसे बेस्ट चीज जो नेशनल बोर्ड्स की होती है वो ये है कि वो कभी मगअप नहीं करवाते, बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से ना सारे कॉन्सेप्ट समझाते हैं। ऐसा नहीं कि 2 + 2 = 4। इनफैक्ट वो लोग 2 एप्पल्स ना ऐसे अलग अलग रख के विजुअली एक्सप्लेन करेंगे कि 2 + 2 4 कैसे होता है। जो भी बच्चों को सिखाते हैं ना वो उनके दिमाग में बैठ जाता है। नॉट लाइक अ नॉर्मल स्कूल्स जहां पर एग्जाम खत्म हुई और डेफिनेशन ही भूल गए। एंड यू नो व्हाट, इनकी क्लासरूम कैपेसिटी ना सिर्फ 30 to 35 स्टूडेंट्स की होती है। सोचो कितना पर्सनल अटेंशन मिलता होगा सबको। इनकी लैंग्वेज भी बहुत इंप्रूव होती है। इन शॉर्ट इनकी ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट बहुत अच्छी होती है। ट्रस्ट मी। मेरी एक दोस्त ने तो अपना घर भी चेंज कर लिया ताकि वो स्कूल के पास जाके रह सके। स्कूल की वजह से घर कौन चेंज करता है? क्यों नहीं, कहाँ जा रहे हो? बैठो। अगर आपका ऑफिस घर से 2 घंटे दूर होता तो आप कहीं पास जाके नहीं रहते, तो फिर स्कूल के लिए क्यों नहीं सोच सकते? बस लैला, तुमने एक बार बोल दिया, मैंने सुन लिया। इस टॉपिक पे और डिस्कशन नहीं करते। मेरे ख्याल से ना तुम इसके बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। पर तुम कब सोचना शुरू करोगे? अगर ऐसा ही रहा ना तो हमारा अमन किसी जोया जैसी बॉस के नीचे नौकरी कर रहा होगा। खदीजा, जैसे तुमने मुझे बताया कि अल्ताफ आलिया को अच्छी स्कूल में रखना चाहता है, मैं तो बहुत खुश हो गया। इनफैक्ट मैंने गाड़ी इमीडिएटली मोड़ी और आपके घर पहुंच गया। अल्ताफ ये बताया तुझे ये इतना अच्छा नेक ख्याल आया कैसे? बात यह है अमीन भाई की परसों ना आलिया न्यूज़पेपर में से कुछ पढ़ने की कोशिश कर रही थी, पर वो पढ़ ही नहीं पा रही थी। तो जब हमने उससे पूछा तो उसने बताया कि उसके स्कूल में टीचर्स इंग्लिश में बात ही नहीं करते। तो हम दोनों थोड़ा टेंशन में आ गए आलिया को लेकर। अमीन भाई, मेरा तो सपना है कि आलिया को डायमंड जुबली ICSE स्कूल में पढ़ाने का। जब भी स्कूल में बच्चों को छोड़ने जाता हूँ तो देखता हूँ बच्चे क्या पटर पटर इंग्लिश बोलते हैं। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आती है। ये सब कैसे होगा मुझे नहीं पता। आप पढ़े लिखे हैं, वकील हैं, आपसे थोड़ी सी सलाह चाहिए थी। और हम दोनों को तो इंग्लिश आती नहीं है, तो क्या उसके लिए कुछ ट्यूशन वगैरह भी करनी पड़ेगी? पहली बात तो ये ना कि हमारी आलिया बहुत स्मार्ट है, वो बहुत जल्दी सब कुछ पिकअप कर लेगी। अब शुरुआत में थोड़ी तकलीफ आएगी, थोड़े प्रॉब्लम्स आएंगे, समझने समझाने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन उसके मार्क्स भी शायद कम आएंगे। नो प्रॉब्लम, आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे वो सब कुछ समझ जाएगी। और मैं और अलमास तो है ही ना, हम लोग आपके घर पे आएंगे, उसे सपोर्ट करेंगे, समझाएंगे, सिखाएंगे। हाँ, वैसे आलिया है तो बहुत स्मार्ट, कितने सारे क्वेश्चन करती है और बुक्स पढ़ती है। मैंने पता कर लिया है,
डायमंड जुबली स्कूल के फॉर्म निकल चुके हैं। एक काम करते हैं, आलिया को अगले साल ही शिफ्ट कर देते हैं, क्या बोलते हो? हाँ, ये तो बिल्कुल ठीक रहेगा। अच्छा सुनो, अमीन भाई के सामने मैंने कुछ पूछा नहीं, लेकिन ये जो ICSE स्कूल है, इनकी फीस तो बहुत ज्यादा है। हम लोग कैसे मैनेज करेंगे? तुम टेंशन मत लो, मैं डबल शिफ्ट टैक्सी चला लूंगा। तो ठीक है, फिर मैं भी घर से कुछ टिफिन या कैटरिंग का काम शुरू कर देती हूँ। हाँ, ये भी अच्छा है ना? जब हम लोगों ने सोच ही लिया है कि करना ही है, तो कुछ ना कुछ रास्ता निकल आएगा। और आलिया के भविष्य से ज्यादा जरूरी और कुछ भी नहीं है। सब ठीक हो जाएगा, मौला मालिक है, कुछ ना कुछ कर लेंगे, टेंशन मत लो। भाई कैसा है? बड़े दिनों बाद दोस्त की याद आई। सब ठीक? हाँ हाँ ठीक है, कल ऑफिस में आ जा। वैसे भी काफी दिन से हमने साथ में चाय नहीं पी। ठीक है, और घर में सब? हाँ ठीक है, कल ऑफिस आ जा फिर। हाँ ठीक है, मौला मौला अली मदद। चल बहुत दिन के बाद साथ में चाय पी रहे हम। हाँ यार। उस दिन आलिया जल्दी चली गई बर्थडे से, तू ही बोला होगा जल्दी चल घर, पार्टी खत्म हो गई, होमवर्क करना है। हाँ क्या हो गया? बोल ना, परेशान क्यों है? यार, मैं जब भी तुम लोगों से मिलता हूँ, ऐसा लगता है कि कुछ भी करके मुझे अपना स्कूल नहीं छोड़ना चाहिए था। अगर मैं भी तुम लोगों के साथ आगे पढ़ाई करता, तो आज मैं भी यहाँ पे। कभी कभी बहुत बुरा लगता है यार। बाबा के पास पैसे नहीं थे, तो उन्होंने मेरी पढ़ाई छुड़वा दी। वो भी क्या करते, मजबूर थे। लेकिन इस मजबूरी को ना मैं आलिया के भविष्य के सामने नहीं आने देना चाहता, इसलिए मैंने सोचा है कि उसका स्कूल जो है शिफ्ट करवा दो। तो इस मामले में मुझे तेरी मदद चाहिए होगी। हाँ हाँ बेझिझक बोलना, क्या मदद चाहिए? इन स्कूलों में ना फीस थोड़ी सी हाई होती है, तो मुझे नहीं पता कैसे मैनेज कर लूंगा ये सब। तो मैंने सोचा है कि डबल शिफ्ट में टैक्सी चला लूंगा। और खदीजा भी बोल रही थी कि वो घर से कुछ टिफिन का बिजनेस शुरू करेगी, तो मैनेज हो जाना चाहिए। फिर भी अगर कुछ ऊपर नीचे हो गया ना, तो तुझसे थोड़ी सी हेल्प चाहिए होगी। तो टेंशन मत ले यार, मौला है ना, सब ठीक हो जाएगा, तो डर मत। थैंक यू यार। वैसे कौन सी स्कूल में डाल रहे हैं आलिया को? डायमंड जुबली ICSE स्कूल। डायमंड जुबली। हाँ, वैसे मुझे तुझसे भी सलाह करनी थी। तुझे तो स्कूलों के बारे में अच्छे से पता है। मैं सही फैसला कर रहा हूँ ना? बिल्कुल सही फैसला ले रहा है तू। वैसे भी तुम्हें मुझसे नहीं, मुझे तुमसे सलाह मशवरा करनी चाहिए। क्या बोल रहे थे? सही बात कर रहा हूँ। चल मैं भी निकलता हूँ। ठीक है ना, या अली मदद, मौला अली मदद। हाँ चल। तो आज क्या किया स्कूल में? मैथ्स। अरे वाह, वेरी नाइस। और आपकी वो फुटबॉल मैच थी ना, उसका क्या हुआ? आज मेरे को मैन ऑफ द मैच मिला। वाह, सुपर, यू मेक अस प्राउड बेटा। अच्छा सुनो, कल आपका फाइनल्स है ना, और भी अच्छे से परफॉर्म करना, ठीक है? आपको जूस पीना है? ये लो। अरे वाह, आज अमन बेटा पापा से मिलने ऑफिस आए। यस पापा। ना वेट करवाते हो। सॉरी। तो क्या बातें हो रही है माँ बेटे में? अच्छा पापा को बताओ ऑफिस क्यों आए हैं? आज रात को हम डिनर के लिए जाएंगे। आज रात को नहीं बेटे, कल गोवा से मम्मी पापा आ रहे हैं ना।
जाएंगे और कल भी जाएंगे, दोनों दिन जाएंगे। कल ना एक्चुअली बेटा पापा को आपके नए स्कूल जाना है। रियली? आर यू सीरियस? कितनी बार समझाया, समझती ही नहीं हो। नॉर्मल एजुकेशन और क्वालिटी एजुकेशन में फर्क होता है। अच्छा, मेरा डायलॉग मुझे ही। थैंक यू सो मच। फिर से मत कहना कि मैं तुम्हारी बातें सुनता नहीं हूँ। अरे तू यहाँ क्या कर रहा है? अरे आलिया का एडमिशन हो गया, अमन का नहीं होगा। क्या बात कर रहा है? ये तो बहुत अच्छी बात है। कि मैं जाता हूँ, नहीं तो उधर देर हो जाएगी। हाँ, ये आली मदद, मौला अली मदद। From day 1 to 11, days into the 7th month till now, don't know how.